Okay, there was some problem with. I would like to repeat the introduction of the people who have joined us, as there was some error in the mic. Today, Adnan Ashraf, spokesperson of People's Conference, has joined us. Sanam Shah is a Congress leader. He has also joined us. Sayyid Tahir Iqbal has joined us. He's an advocate at Supreme Court and Vice President of Jammu Kashmir People's Movement. And another person who has joined us is Manzoor Bhatt. He's from Bharatiya Janata Party. Tahir Said has joined us. Tahir Said is from People's Democratic Party. He is one of the spokesperson of the party. And I played a clip of Vikram Randhawa, जो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं. एक स्टेटमेंट इनका आया जिसमें इन्होंने कुछ ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल किया जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का क्रिकेट मैच था. उसके बाद जब कई सारे स्टूडेंट्स पे एफआईआर लगाए गए, लेकिन इनका स्टेटमेंट इतना रैशिस था जिसमें इसने कश्मीरी मुसलमानों के खिलाफ भी बोला. पहले मेरा सवाल जाएगा मंजूर भट्ट साहब को. मंजूर भट्ट साहब, आप विक्रम रंधावा के इस स्टेटमेंट को कैसे देख रहे हैं जिसमें वो कश्मीर के मुसलमानों के खिलाफ कुछ ऐसे लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं? देखिए, जहां तक बात मुसलमान की है, वो तो चाहे पूरी दुनिया के हो या कश्मीर के हो, मुसलमान है. और जहां तक विक्रम रंधावा जो फॉर्मर एमएलसी थे और भाजपा के लीडर थे, जो उनका स्टेटमेंट आया था, स्टेटमेंट हर एक पॉलिटिशियन का इंडिविजुअल होता है. कोई उस पे पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं दिया गया था. और जिस तरीके से उनका वो बेहुदा स्टेटमेंट आया था, हमने उसको यहाँ से भी कंडम किया था. और जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना जी ने भी उसको कंडम किया. और उसके तुरंत बाद ही जो एक लेनी होती है पॉलिटिकल पार्टीज में, अगर इस तरीके के कुछ लीडर अगर ऐसे तनासुर देते हैं जिससे आपसी भाईचारे में कुछ परेशानी हो सकती है, तो उसके खिलाफ एक्शन लिया गया. उसको पार्टी ने एक्सपेल किया. एक्सपेल के साथ साथ जो भी उनके पास पोस्ट ओहदे थे पार्टी में, उनसे उनको बेदखल कर दिया. तो जहां तक बात रही आपके इस स्टेटमेंट की, वो हर एक किसी तबके ने, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, हर एक ने उसको कंडम किया और हमने भी इसको कंडम किया. लेकिन एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा. आपने पार्टी के ओहदों से अगर उसको हटाया, लेकिन आपने शोकाज नोटिस भी भेजा था. क्या उस शोकाज नोटिस का कोई रिस्पॉन्स वहां से मिला? देखिए, बिल्कुल, वो हमारी एक डिसिप्लिनरी कमेटी होती है जम्मू कश्मीर की. और जिस तरीके से एक जो डिसिप्लिनरी कमेटी ने डिसीजन लिया था, उनको शोकाज नोट्स दिया था, तो उसका एक अपना टाइम होता है. टाइम के अंदर अंदर उनको उसका रिप्लाई करना था. मुझे लगता है कि शायद वो अभी आया नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद ही जिस तरीके से जब वो स्टेटमेंट आया था, फिलहाल जो एक फर्स्ट जिसको हम कहेंगे जो एक्शन हुई थी, उनको पोस्ट से बेदखल किया था जो भी ओहदे थे. उसके बाद जब उनका वो शोकाज नोट्स का जो उसका वहां से रिप्लाई आएगा, उसके आधार पे उनको मुझे लगता है पार्टी बेसिक मेंबरशिप से भी निकाला जाएगा. और जिस तरीके से बीजेपी कश्मीर यूनिट ने भी अपने प्रेसिडेंट अध्यक्ष रविंद्र रैना जी के पास हमने ये रखा हुआ है कि उसको बेसिक मेंबरशिप से भी बेदखल किया जाना चाहिए, ताकि आइंदा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, इस तरीके के स्टेटमेंट देने से पहले वो 10 बार सोचने चाहिए. लेकिन जहां तक हमें इंफॉर्मेशन है, मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा, जो हमें इंफॉर्मेशन है उसको 24 घंटे दिए गए थे, तो भेजा गया था, कहा गया था इसका रेस्पॉन्ड करो, लेकिन अभी तक कोई रेस्पॉन्ड नहीं आया. तो जब हमने पुलिस से ये जानने की कोशिश की, क्या विक्रम रंधावा को पुलिस स्टेशन बुलाया गया, लेकिन अभी तक उसको, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली, अभी तक उसको पुलिस स्टेशन में नहीं बुलाया गया. मैं जानना चाहूंगा ताहिर सईद को. ताहिर सईद, आप मुझे बताइए कि एक किसी फर्द के खिलाफ कोई एफआईआर लगना और उसके बाद 3-4 दिन होने के बाद भी उसको पुलिस स्टेशन इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं बुलाया जाता है, कैसे देख रहे हो आप इस चीज को? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि बीजेपी का जो इकोसिस्टम है वो पूरा एक थ्रेड पे चलता है. अब अगर आप देखेंगे एक पैटर्न एक चल रहा है इस वक्त त्रिपुरा में. आप देख रहे हैं, चूंकि त्रिपुरा में इलेक्शन है और त्रिपुरा में आप देख रहे हैं कि किस तरह से मुसलमानों को वहां पे निशाना बनाया गया है. आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर की तरफ से कैसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं. कल उनका एक स्टेटमेंट आया था, इससे पहले एक अबाजान वाला स्टेटमेंट उनका आया था, कल उनका एक और स्टेटमेंट आया था जिसमें उन्होंने ये कहा था कि अब तक जो है कब्रिस्तान पे पैसे लगते थे, अब कहीं और पे पैसे लग रहे हैं. एक होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की तरफ से जब कॉमनवेल्थ स्टेटमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, हरियाणा में किस तरह से मुसलमानों को जो है वो नमाज पढ़ने से रोका जा रहा है, ये पूरा एक पैटर्न एक है. और इसमें हमें
हैरान नहीं होना चाहिए। अगर विक्रम रंधावा ने स्टेटमेंट दे दिया है, हमें उस पर हैरान नहीं होना चाहिए कि विक्रम रंधावा ने इस तरह का कम्युनल स्टेटमेंट दिया है, क्योंकि बीजेपी का एक इकोसिस्टम ही है, क्योंकि बीजेपी की सियासत जो है वो नफरत पर चलती है। जहां जहां इलेक्शन होने वाले हैं वहां वहां ये इस तरह का एक माहौल बनाते हैं। और आपने देखा होगा कि आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 एक प्रॉमिस किया गया था जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ कि एक नया दौर जम्मू कश्मीर में शुरू होगा, तामीर तरक्की का एक दौर शुरू होगा। हमने तो कोई तामीर तरक्की तो कोई हमने देखी नहीं। अगर हमने कोई देखा तो हमने यूएपीए यहाँ पे देखा, अगर हमने कोई कोई चीज देखी तो हमने पीएसए देखा, अगर हमने कोई चीज देखी कि जम्मू कश्मीर के लोगों से जो है रोजगार छीना जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इस वक्त कहां पे है, इन्फ्लेशन इस वक्त कहां पे है, तो हम ये चीज यहाँ पे देख रहे हैं। अब इनके पास कुछ है नहीं, ये देखिए एक्चुअल में आपको समझना होगा कि दे वर टेस्टिंग द वाटर्स। ये एक्चुअली ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले चुनाव में पोलराइजेशन जम्मू कश्मीर में किस तरह से करें। तो विक्रम रंधावा को उसके लिए सामने रखा गया, क्योंकि अगर और फिर आपने जो देखा होगा उनके खिलाफ एक्शन, तो हमें किसी भी तरह की उसमें हमें गलतफहमी का शिकार नहीं रहना चाहिए, क्योंकि जब रिएक्शन यहाँ पे स्ट्रांग आया यहाँ उनके खिलाफ, तो फिर थोड़ा यहाँ की जो सेंसिटिविटीज है उसका ख्याल रखते हुए बीजेपी ने उसके खिलाफ एक्शन किया है, लेकिन उसको पार्टी से एक्सपेल नहीं किया गया, नंबर 1। नंबर 2, जो 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 उनके खिलाफ जो एक्शन किया गया है, बेसिकली अगर आपको याद होगा चंद महीने पहले उन्होंने एमओएस जितेंद्र सिंह के खिलाफ और रविंद्र रैना के खिलाफ करप्शन के इल्जाम लगाए गए थे, और वो ऑलरेडी इंतजार में थे कि कब इनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की गई, हमको यहाँ खुश करने की कोशिश की गई कि एक तबके को कि देखिए हमने इनके खिलाफ एक्शन लिया। अगर ऐसी बात होती कि ये वाकई एक्शन लेते, तो मुझे लगता है कि फिर इस मुल्क के जो है प्राइम मिनिस्टर वो कम्युनल स्टेटमेंट नहीं देते, वो कब्रिस्तान और शमशान की बात नहीं करते। होम मिनिस्टर जाके उत्तराखंड में यहाँ पे आके वो दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे नौजवानों के साथ, 2 दिन के बाद वो उत्तराखंड में गए, वहां पे उन्होंने कम्युनल स्टेटमेंट दे दिया। और आपने कल ही देखा योगी आदित्यनाथ की तरफ से स्टेटमेंट्स क्या है, आपने देखा त्रिपुरा में क्या हुआ, आपने देखा छत्तीसगढ़ में जो है बीजेपी के फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर उनका बेटा लोगों के वहां पर ना मुसलमानों के घरों में घुसकर उनको मारा, वहां पर किस तरह से जो मजहबी हुकामात है उनकी तौहीन की गई। तो इनका इकोसिस्टम है। आपने देखा कि दिल्ली में एक शख्स को किस तरह से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा एक फेस बनाया जा रहा है, उसने एक वो हिंदू इकोसिस्टम के नाम से एक बना दिया है, एक झुंड एक जमा किया है। जितने भी कम्युनल लोग हैं, जितने भी कम्युनल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, देखिए इनमें ऐसी हिम्मत ही नहीं आती। अगर इन्होंने रंधावा के खिलाफ यहाँ पे एक्शन लिया, इस तरह से अगर इन्होंने कोई एक्शन दिल्ली में लिया होता, कोई एक्शन योगी आदित्यनाथ के खिलाफ लिया होता, लेकिन जब मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है कब्रिस्तान और शमशान की बात करे, जब एक इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर इस तरह की बात करे, होम मिनिस्टर इस तरह की बात करे, तो हमको हैरान नहीं होना चाहिए। देखिए जहां तक एफआईआर की बात है, पुलिस ने कोई सुमोटो कॉग्निजेंस नहीं लिया। ये जम्मू के कुछ मुसलमान यूथ एक्टिविस्ट्स गए, उन्होंने एप्लीकेशन वहां पे दायर की, उस पे जो है बाद में एक एफआईआर दर्ज हुआ है। लेकिन होना ये चाहिए था कि एक सुमोटो कॉग्निजेंस होना चाहिए था, फौरी तौर पर रंधावा को गिरफ्तार करना चाहिए था, फौरी तौर उनके खिलाफ एक्शन लेनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, क्योंकि ऐसे लोग जो है ये कुछ साल पहले 2014 से पहले ये लोग फ्रिंज एलिमेंट थे, अब ये मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। तो इस तरह से हमको हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर रंधावा इस तरह का कोई स्टेटमेंट दे रहा है। जी, अगर मुझे भी कई बार याद है कि जब कहीं पर कोई इशू होता था तो बीजेपी के लोग यहाँ पर भी जाते थे पुलिस स्टेशन में। अगर कहीं दिल्ली में कोई वाकया पेश आता था तो बीजेपी के लोग कई बार पुलिस स्टेशन जाके वहां पे एफआईआर रजिस्टर करते थे। लेकिन इस बार मंजूर भट्ट से जानना चाहूंगा, इस बार जम्मू का एक मुस्लिम एडवोकेट वहां जाके उसके खिलाफ केस फाइल करता है, एफआईआर रजिस्टर करवाता है। लेकिन यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ किसी पुलिस स्टेशन में नहीं जाते हैं, किसी पुलिस स्टेशन में जाके उसके खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर नहीं करते। ये थोड़ा सा डिफरेंट स्टैंडर्ड्स जो देखने को मिल रहे हैं, ऐसा क्यों है? क्या आज आप लोगों की जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप भी शाकिर साहब मेरी बात सुनिए। ताहिर साहब के मैं जज्बात समझता हूँ। ताहिर साहब जिस तरीके से इनकी पॉलिटिकल पार्टी पीडीपी स्ट्रगलिंग में है और आखिरी कगार में आप जम्मू कश्मीर में है, तो मैं इनके जज्बात समझ सकता हूँ। अब जो ये थ्योरी अभी यहाँ इस ऑनलाइन सोशल मीडिया पे हमें सुना रहे हैं, और मुझे लगता है ये इनसे फायदा होने वाला नहीं, बल्कि अगर ये अंदरूनी पॉलिटिक्स पे पहले ध्यान दे, ताकि इनकी पार्टी जो खत्म हुई है उसको वापस ये उबार सकेंगे। जहां तक बात है, एफआईआर एक जगह होती है, पुलिस कंप्लेंट एक जगह हम रजिस्टर कर सकते हैं। जब पार्टी को, इनकी पार्टी में अगर किसी लीडर ने या किसी वर्कर ने कोई ऐसी
इस तरीके की कोई गलती किया, इस तरीके की कोई हरकत की, एक पार्टी के पास यही इख्तियारात होते हैं, या तो वो उसको एक्सपेल करते हैं, और जो भी उनके ओहदे हैं, जब तक कि उसपे वो पूरा एक प्रोसेस जो पॉलिटिकल पार्टीज का होता है वो नहीं पूरा चलेगा, तब तक हम उसको बेसिक मेंबरशिप से नहीं निकाल सकते। आपको याद होगा जब वसीम रिजवी साहब का एक बार जब कुरान आयतों को लेकर नौजुबिल्ला जो उन्होंने कहा था कि आयत निकालनी पड़ेगी, तो फर्स्ट भारतीय जनता पार्टी कश्मीर से थी जो पुलिस स्टेशन गई और एफआईआर लॉन्च किया हमने वसीम रिजवी के खिलाफ। क्या तब भारतीय जनता पार्टी एंटी मुस्लिम पार्टी नहीं थी? क्या पीडीपी को तब ताहिर सईद साहब कहाँ थे? तब महबूबा मुफ्ती साहिबा कहाँ थी जब वसीम रिजवी साहब का तब वो जो बयान आया था? ये बेहद अफसोसन है, ये जो आज ये पॉलिटिक्स खेलते, मुझे नहीं लगता अब इस पे भी हमें पॉलिटिक्स खेलनी चाहिए। और जिस तरीके से जो ये शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो आपसी भाईचारा पूरे मुल्क में बना है, मुझे लगता है ये ताहिर सईद साहब ने कोई मिशन चला रखा अब उसको बिगाड़ने का कश्मीर में, वो हम बिगड़ने नहीं देंगे। और कश्मीर में हमें इनसे नहीं सुनना है कि हालात सुधरे कि नहीं। ये वही लोग हैं जिन्होंने कहा 370 हटेगा और कोई तिरंगा उठाने के लिए नहीं रहेगा, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे हैं हर एक व्यक्ति यहाँ का तिरंगा उठाता है, और फिर से यहाँ पर जो प्रोसेस था चाहे एडमिनिस्ट्रेशन का, वो बहाल चल रहा है। तो आप अगर ये चाहते हैं कि यहाँ से भी भारतीय जनता पार्टी एफआईआर लॉन्च करे, हमें कोई हर्ज नहीं है, ऑलरेडी एफआईआर लॉन्च हुआ है। आप कहिए, मैं आपके कहने पे कल जाके पुलिस स्टेशन में उनका एफआईआर काट दूं, कोई बड़ी बात नहीं है। सनम शाह भी हमें ज्वाइन किया। सनम शाह, आपने पिछले कई दिनों में कई सारे ऐसे बयानात दिए, आपके सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमने देखा, या जो बाकी चैनल्स पे डिबेट्स में थे, वहां पे आपने कई सारी बयानात विक्रम रंधावा के खिलाफ दिए, और उसमें आपने ये भी कहा कि ये पॉलिसीज कुछ इस तरह का, आपका ये कहना था कि बीजेपी का काम ही यही है कुछ ऐसे बयान देना। कैसे देख रहे हो ये जो अभी सूरत बनी थी जम्मू डिवीजन में या कश्मीर डिवीजन में इस बयान के बाद? क्या कहना है आपका इस? सर, मैं शाकिर भाई आपका और आपके चैनल का जिसके दिमाग में गोबर का असर पड़ा हो, उसके लिए बात करना भी मेरे हिसाब से मेरी जबान शोभा नहीं देती है, क्योंकि ये लोगों को पानी से मजा नहीं आता। ये काऊ मूत्र हैं, हम काऊ मूत्रों से और जो गोबर खाते हैं इनसे, इनके लिए बात करना मैं कोई अच्छा नहीं समझता। मैं बात बताना चाहता हूँ। ये कहते हैं कि आप हिंदुस्तान छोड़ दो, हम कहते हैं हम भूतों के डर से अपना घर छोड़ दें। रही बात बीजेपी का, ये जो एक्स एमएलसी विक्रम रंधावा, ये मेंटल सेटअप पर था, ये इतना पागल हो गया था, इसने डॉक्टर जितेंद्र के खिलाफ प्रोटेस्ट कर दिया। और आप देखें यहाँ पे रजौरी में एसएसपी चंदन कोहली रह के गए हुए हैं, एक ऑनेस्ट ऑफिसर, मैं उनको जानता हूं, इसने कह दिया जम्मू में डीसी करप्टेड है। मैं इनको कहना चाहता हूं, ये जितने भी काऊ मूत्र वाले हैं, ये गाय का मूत्र पीना छोड़ें, ठीक है, ये गाय का दूध पिए। देखो बीजेपी की और आरएसएस की पॉलिसी है मुसलमानों को खत्म करना है। मैं कहना चाहता हूं बीजेपी के अंदर जितने भी लोग हैं, ये सब देखो, योगी आदित्यनाथ किस पार्टी में है, बीजेपी में वो है, वो हरामजादा अकल का अंधा क्या कहता है कि मुसलमान बच्चियों को कब्र से डाल के मैं रेप करूंगा। सर आप मुझे बात बताओ एक, ये शाकिर साहब ऐसा सुनिए, अगर आपने इस बदतमीज इंसान को यहाँ पर लाया है, सबसे पहले बदतमीज आप होंगे मिस्टर, ये लाइव डिबेट में बैठे दम है मेरी बात सुनने का, आप चुप रहिए, मेरी बात सुने थे पूरी आप। शट अप, ये कौन आदमी बिठाया आपने इसको यार? चुप कर भाई। और तेरी बात क्या हुई? तेरा जीडी बख्शी और सुमित पात्रा, तेरा जीडी बख्शी और सुमित पात्रा ने हिम्मत रखता मुझसे बात करने की। तू गोबर मार आदमी है, तुझसे क्या बात करना? अरे तेरी कीमत तो एक गाय के बराबर भी नहीं है यार। इस आदमी को चुप करवाओ। अरे तेरी कीमत तो एक गाय के बराबर भी नहीं है यार। तू क्या बोल रहा है? तेरी कीमत तो एक गाय के बराबर भी नहीं है। इंसान, आप मुसलमान है। मंजूर बर्निंग सनम शाह, अदनान अशरफ आपसे जानना चाहूंगा, जब ये बयान आया विक्रम रंधावा का, जब ये बयान आया, आपकी पार्टी से कोई स्टेटमेंट देखने को नहीं मिला। क्या मसला था? क्या आपने जायज नहीं समझा कि इस बात को लेकर, इस मसले को लेकर आप भी कुछ बात करें? देखें, ये जो स्टेटमेंट्स होते हैं, जैसे विक्रम रंधावा का स्टेटमेंट था, ये हम एज न्यूसेंस ट्रीट करते हैं। तो आपको ऐसे एक ल्यूनेटिक फ्रिंज है, इवन बीजेपी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से उनके अंदर एक ल्यूनेटिक फ्रिंज है जो आपको पोक करेगा, जो आपके खिलाफ ऐसे इंसाइटिंग स्टेटमेंट्स देगा। उस
इन स्टेटमेंट्स देने का एक ही मकसद है, वो चाहते हैं कि वो यू वॉक इनटू द ट्रैप, कि आपके यहाँ से रिएक्शन आए। आपके यहाँ से अगर रिएक्शन आता है तो वो रिएक्शन जम्मू में ही नहीं, आपने देखा है जैसे ताहिर बात कर रहे थे, एक इकोसिस्टम का पूरी कंट्री में जो है, आगे इलेक्शंस आने वाले हैं, यूपी के इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं उनके लिए, तो हमारे रिएक्शन उनके लिए एक फ्यूल बन जाता है उनकी इलेक्शनरिंग में। ये तो हमने पिछले इलेक्शंस में भी देखा है कि कैसे वो हमारी जो गाइडलाइंस है, कैसे वो हमको इंसाइट करके हमारे यहाँ से जब तेज रिएक्शन आता है तो वो उसी रिएक्शन को यूज करते हैं, उनके वोट वहां बढ़ जाते हैं। ये तो हमने पिछले कई इलेक्शंस में देखा है। तो इस टाइप के बयान तो आएंगे ही आएंगे। क्या एक पॉलिटिकल पार्टी को, जैसे यहाँ पे कोई और भाई साहब भी कह रहे थे कि वो एक मेंटल केस है, तो क्या इस टाइप की रबिश को जो वहां से आती है, क्या इसको हम यहाँ से रिएक्ट करके, क्या उसको जो वो चाहते हैं कि हम उस ट्रैप में वॉक इन करें, क्या वो हम करें? क्या यहाँ की आप जैसे, यही तो नहीं है, और भी इस तरीके के स्टेटमेंट आते हैं, काफी फ्रिंज एलिमेंट से आते हैं, शायद बीजेपी से ना आते हो, लेकिन काफी ऑर्गेनाइजेशंस है जहां से इससे इंसाइटिंग कमेंट्स आते हैं। तो हम नहीं हर चीज पे रिएक्ट करते हैं, और हम ये समझते हैं कि इस टाइम हमारा रिएक्शन इनके लिए वैसे ही फॉडर बन जाता है, और ऐसे न्यूसेंस ल्यूनेटिक एलिमेंट्स को रिएक्ट करना इन अ वे, उनके स्टेटमेंट तो वो तो हम उनको एम्बोल्डन करते हैं कि अगली बार जाके वो कुछ और बोल दें, क्योंकि उनको पता है कि हमारे यहाँ से ऐसा भी है कि अगर चुप ही रहे, कोई भी स्टेटमेंट दे और यहाँ से उसका रिएक्शन ना हो, तो उससे कहीं ना कहीं वो मोटिवेट भी हो सकते हैं, नहीं काम करें। देखें, एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी से एक स्टेटमेंट उसका रिएक्शन आया है, और क्या एज अ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन आप समझते हैं कि आप एक मेंटल केस स्टेटमेंट को पे रिएक्ट करें, या आप एक पूरी सोसाइटी की विजडम पे उसको डालें और एम्बोल्डन ना करें ऐसे ल्यूनेटिक फ्रिंज को, वो आगे जाके और स्टेटमेंट्स दें? मेरा तो यही समझ है कि ये तो इनकी स्टेटमेंट देने की वजह ये होती है कि यहाँ से एक हार्श रिएक्शन आए जो वो आगे जाके सेल करे। ओके, साहब, before coming to you, we have Sayyid Tahir Iqbal साहब with us. ताहिर साहब, मुझे बताइए कि उनके खिलाफ कई सारे सेक्शंस के अंडर केस भी दर्ज किया गया, लेकिन सुनने में आया कि उन्होंने एंटिसिपेटरी बेल ली है और अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं किया गया है। क्या जो उन्होंने बयान दिया, बीइंग एन एडवोकेट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, क्या आप समझते हो कि ऐसे स्टेटमेंट बेलेबल होने चाहिए? थैंक यू पीरजादा शाकिर साहब। पहले तो मैं सभी पैनलिस्ट से गुजारिश करूंगा कि हम अपनी लैंग्वेज को सिविलाइज रखते हैं और विद इन द डोमेन ऑफ सिविलाइज लैंग्वेज हम अपनी बात पुरजोर तरीके से कन्वे कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं इसके लीगल इश्यूज पे बात करूं, मैं आपसे 1 मिनट लूंगा एक दूसरी बात को हाईलाइट करने के लिए। मुझे लगता है ये जो हेट स्पीच का इशू है, इसको आपको एक लार्जर पर्सपेक्टिव में देखना है। जब आप आदाद शुमार देखते हैं, खासकर 2014 से, आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कम से कम 500% राइज हुआ है हेट स्पीच क्राइम्स में जब 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट आई है। इसी के साथ साथ ये अहम समझना है कि ये हेट स्पीच कर कौन रहे हैं। ये हेट स्पीच एक वीआईपी लॉबी है जो इसमें ज्यादातर इन्वॉल्व पाए जाते हैं। कहीं पे ये चीफ मिनिस्टर्स हैं, कहीं पे मिनिस्टर्स हैं, कहीं पे एमएलएज हैं, और खासकर क्योंकि एक वीआईपी लॉबी से आए हुए हैं तो कन्विक्शन की तो बात ही नहीं उठती है। इवन अपनी पार्टीज ने इन इश्यूज को बिल्कुल नॉन सीरियस तरीके से लिया है, जिसकी वजह से ये प्रमोट हुआ है। और साथ के साथ बिकॉज हेट स्पीच बड़ा है, साथ के साथ हेट क्राइम्स भी कॉन्सिक्वेंटली कंट्री में बढ़े हुए हैं, और खासकर जो ये 2014 के बाद का पीरियड है, इसमें 90% राइज देखा गया
हेट क्राइम्स में। और यह साबित करता है कि हेट स्पीच और हेट क्राइम्स में एक कोरिलेशन है, और जब हेट स्पीच बढ़ता है तो उसी के साथ साथ हेट क्राइम्स भी बढ़ता है। ये एक बड़ा प्लान है, बड़ा लार्जर पर्सपेक्टिव है इस इशू का। जहां तक आप इसके लीगल इश्यूज की बात करते हैं, देखिए यहां पे एक तो सेक्शन 295A आईपीसी अप्लाई हुआ है, और उसके साथ साथ सेक्शन 505 ऑफ आईपीसी भी अप्लाई किया गया है। सिर्फ आईपीसी में हेट स्पीच को लेकर प्रोविजन नहीं है, बल्कि काफी सारे कानून हैं, जिसमें खासकर पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट है, जो किसी भी शख्स को प्रोहिबिट करता है इलेक्शन लड़ने से अगर उसकी कन्विक्शन हुई है हेट स्पीच में। तो जो ये आईपीसी के दो धाराएं हैं, जो प्रोविजंस हैं, ये दोनों कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस है। उसका यह मतलब है कि पुलिस विदाउट वारंट उस एक्यूज को अरेस्ट कर सकती है, और इस एक्यूज को बेल लेने के लिए कोर्ट में जाना होगा। तो जहां तक आपका सवाल है कि क्या इसमें एंटिसिपेटरी बेल होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए थी, देखिए जो बेल का कानून है, मैं वैसे वकील अब बात कर रहा हूं, हमारे कंट्री में ओवर द लास्ट डेकेड्स एक जूरिस्प्रूडेंस का नॉर्म बना है कि बेल इज अ नॉर्म एंड जेल इज एन एक्सेप्शन। पिछले कुछ सालों में ये नॉर्म एक तरीके से डाइल्यूट हुआ है, लेकिन जो ब्रॉडर नॉर्म है, जो ब्रॉडर जूरिस्प्रूडेंस है, वो अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको अपहेल्ड किया है। तो नॉर्मल सिचुएशन में पुलिस ऐसे केसेस में पहले इन्वेस्टिगेशन करती है, एक्यूज को बुला सकती है, उसके बयानात लिए जा सकते हैं, और अगर वो कोई कॉन्फेशन करना चाहता है उसका कॉन्फेशन भी रिकॉर्ड हो सकता है, और उसके बाद पुलिस को अपनी रिपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ चार्जशीट हैज टू बी प्रेजेंटेड टू द मैजिस्ट्रेट। यानी कि आपका कहना है कि जो इनके पे सेक्शंस लगाए गए हैं, इनसे कहीं ज्यादा और सख्त सेक्शंस लगने चाहिए थे, जो इनका बयान है। ताहिर सैयद साहब, आपसे और एक बात जानना चाहूंगा। अगर हम दफा 370 जब हटा था, उसके बाद आपने देखा होगा विक्रम सैनी का एक बयान आया था या मनोहर लाल खट्टर का बयान आया था। इट लुक्स लाइक इट हैज बीन अ वेरी नॉर्मल थिंग फॉर द पीपल एसोसिएटेड विद बीजेपी टू स्पीक इल अबाउट कश्मीरी पीपल, या ऐसे कुछ रिमार्क्स कश्मीरी लोगों के या कश्मीरी मुस्लिम्स के खिलाफ करना। ये कुछ लग रहा है कि नॉर्म सा बन गया है। क्या कहना है आपका इस हवाले से? क्या किस चीज ने सिचुएशन को यहाँ लाके रख दिया? किया कोई बात कर लेता है, अगर वो कानून की खिलाफ वर्जी भी करता है, और लेकिन उसके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए थी वो कार्रवाई होती नहीं है। देखिए, जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, तो ये पिछले कई साल से बीजेपी जम्मू कश्मीर को एज ए पॉलिटिकल लेबोरेटरी के तौर पर इस्तेमाल कर रही है। हर एक तरीके से बीजेपी देखती है कि किसी न किसी, जितना हम देखिए, बीजेपी को एक पंचिंग बैग चाहिए था, तो अब उनको एक पंचिंग बैग जो है वो जम्मू कश्मीर के लोग मिले हैं। तो जितना भी वो जम्मू कश्मीर के लोगों पर जो है जुल्म जबर करेंगे, मारधाड़ करेंगे, यूएपीए लगाएंगे, तो उतना ज्यादा उनको यूपी और बिहार में या हरियाणा में या कहीं और पर फायदा मिलता है। तो जहां तक बयानात का ताल्लुक है, अगर आपने देखा होगा, जितने भी आफ्टर द एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जितने भी इलेक्शन हो गए बाहर, चाहे वो बिहार का इलेक्शन हो गया, हरियाणा का हुआ, महाराष्ट्र का हुआ, तो हर एक इलेक्शन में इन्होंने किसी न किसी तरीके से जम्मू कश्मीर को जो है, या जम्मू कश्मीर के इशू को, या जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के नाम को हर एक तरीके से इन्होंने इस्तेमाल किया है। अभी जो बीजेपी की जो पॉलिसी है, वो जम्मू कश्मीर को पॉलिटिकली डील नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को अगर वो पॉलिटिकली डील करते तो फिर यहाँ के हालात जो है वो वैसे ही नॉर्मल होते। वो जम्मू कश्मीर को अब धौंस दबाव के बुनियाद पर या किसी और बुनियाद पर उसको डील कर रहे हैं, मिलिट्री के बुनियाद पर उसको डील कर रहे हैं। तो इन सब चीजों के नाम पर जो है बीजेपी बाहर वोट लेना चाहती है, और बाकी अब उन्होंने भी ये चीज देख लिया है, अब ये भांप लिए है, ये है इस सब चीज को अब उन्होंने भी अपने एक लेवल पर भांप लिया है कि जितना हम कश्मीर के लोगों पर धौंस दबाव करेंगे, जितना हम कश्मीर के लोगों पर मारधाड़ करेंगे, उतना ज्यादा हमको जो है बाहर के जो स्टेट्स में जो है वहां पे हमको उसका फायदा मिलेगा। तो इसलिए जो आप हर एक इलेक्शन में स्टेटमेंट देखते हैं, कश्मीर 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 हर एक जगह यूज होता है, हरियाणा से लेकर बंगाल तक हर जगह कश्मीर इस्तेमाल होता है। कभी कहता है वहां की अब आप जमीनें खरीद लो, कभी कुछ और बात कहे,
कभी कोई और बात कही जाती है। तो किसी न किसी तरीके से राइट लेफ्ट सेंटर किसी न किसी तरीके से इनकी ये कोशिश है कि कश्मीर का नाम इस्तेमाल करके अब इनका एक अच्छा एक एक्सपेरिमेंट रहा 2019 में। इनका एक अच्छा एक एक्सपेरिमेंट रहा कि जम्मू कश्मीर में जो हालात बने तो पुलवामा अटैक के बाद जो हालात बने और उसके बाद जो सब कुछ हुआ, तो इनका एक अच्छा एक एक्सपेरिमेंट रहा। तो अब ये उसी एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा रहे हैं। अब नई चीजें ये एक्सप्लोर करके बाहर की जो बाकी जो रियासतें हैं वहां पर इक्तदार हासिल करना चाहते हैं। थैंक यू ताहिर सैयद। अदनान अशरफ, आपसे भी यही जानना चाहूंगा, क्योंकि आपकी पार्टी को एक वक्त वजारत भी मिली थी, सजाद गनी लोन साहब को एक बार वजारत भी मिली थी बीजेपी कोटा से। क्या तब का बीजेपी और आज का बीजेपी, इसमें क्या फर्क आप देख रहे हो? क्या समझ रहे हो कि जो अभी सिचुएशन बन रही है, जैसे बीजेपी के कई सारे नेता पिछले जो अगर हम बात करें 2019 से भी कुछ ऐसे बयानात सामने आए, जैसे मैंने विक्रम सैनी की बात की और मनोहर लाल खट्टर जो हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे उनकी बात की। उन्होंने भी दफा 370 के हटने के बाद ये बयान दिया था। मेरे पास क्लिप भी है, मैं चलाना चाहूंगा कि क्या बयान दिया था उन्होंने। ये पहले आप सुनिए ये क्लिप। कोई भी व्यक्ति इस बात को समझेगा आने वाले समय में ये संकट खड़ा हो सकता है, लड़कियां कम हो, लड़के ज्यादा हो जाए, तो हमारे गडकरी जी ने कहा कि बिहार से लानी पड़ेगी। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि कश्मीर को क्या वहां से रहेंगे, मजाक की बात नहीं अलग, लेकिन समाज में एक देशों होगी वो संतुलन ठीक बैठेगा, इसमें कोई लगेगा। दफा 370 का हटना ये एक सियासी मुद्दा था, लेकिन मनोहर लाल खट्टर कह रहे हैं कि अभी तक हमें लड़कियां बिहार से लानी पड़ती थी, लेकिन अब कई सारे लोग मुझे बता रहे थे कि वो अब कश्मीर से लड़कियां लाएंगी। क्या दफा 370 हटना ये मामला था कि लड़कियां कहां से लाए, या कोई सियासी मुद्दा था? अदनान अशरफ, आपसे जानना चाहूंगा, कैसे देख रहे हो आप? आपका पार्टी का क्या स्टैंड है इन बयानात को लेकर? देखें, जो हम बात कर रहे थे कि एक नॉर्म बन चुका है, आप लोग तो बीजेपी की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इसको एक वाइडर तरीके से देख रहा हूं। अगर आप रीसेंट बयान उठा के देख लेना, पिछले 2-4 हफ्तों की मैं बात कर रहा हूं, तो एक सर्विंग मिलिट्री जनरल ने कहा कि कश्मीरी सफर फ्रॉम सिलेक्टिव डिमेंशिया, कहा कि ये लोग चुप करके बैठे हैं। तो he said that in times to come, Kashmiri may be a pejorative, a slur, like, you know, a Paki, they call Pakis in the UK. So that's a serving military general saying that. Then I think a few weeks ago you had the chief of the Human Rights Commission saying, you know, the situation in Kashmir has improved because of this dispensation, because of Article 370 abrogation. So we see it as a malice which has set in to not just, you know, it's not limited to one political party, but it has invaded institutions. It has invaded institutions of governance at local level, at the national level. So it impacts जो इसका है ये जो एक नॉर्म बन चुका है, इसका कश्मीर पे प्रेजेंट, आई मीन इसका इम्पैक्ट सिर्फ हमारे प्रेजेंट पे नहीं है बट हमारे फ्यूचर पे भी, आने वाले जो शॉर्ट टर्म फ्यूचर है, क्योंकि जो आज प्रेजेंट में ये आज के दिन पे डिसीजंस ले रहे हैं, जो पिछले 2-2.5 सालों में इन्होंने यहाँ पे चेंजेस करी है, इसकी इम्प्लीकेशंस तो आगे आने वाले सालों में होगी। इसकी इम्प्लीकेशंस इमीडिएटली तो नहीं होगी, आप इमीडिएटली तो नहीं एक्सपेक्ट करते हैं कि रिपरकशन जो इस डिस्पेंसेशन के डिसीजंस थे पिछले 2-2.5 साल के, तो ये हमें सिर्फ वो 2-2.5 साल पे इम्पैक्ट करेगा, नहीं, ये तो हमारे आगे वाले आने वालों सालों पे इम्पैक्ट करती है। तो इसीलिए हमारी, अगर आप देखते हैं हमारे स्टेटमेंट्स देखेंगे, हमारे बयानात देखेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हमारा मेजर पुश ये है कि यू नो टू गेट बैक सेल्फ गवर्नेंस इज एन इमीडिएट थिंग दैट ऑल कश्मीरीज मस्ट यूनाइट टू गेट, क्योंकि जितने दिन हम और इनके हाथों में हमारी गवर्नेंस दे रहे हैं, जितने दिन ये निजाम और आगे चलता जा रहा है, तो हम अभी समझ भी नहीं पा रहे हैं कि क्या ये हमारे आने वाले डेकेड्स पे इम्पैक्ट करेगा या ज्यादा इम्पैक्ट करेगा। फ्यूचर तो हमारे यहाँ के बच्चों ने रहना है, इनके बच्चों में नहीं रहना है। अगर आप देखेंगे, आज किसी अखबार में मैं पढ़ रहा था कि रेशियो 1:8 है टू
state bureaucracy, state bureaucrat versus bureaucrat from outside of the state. तो 8 बाहर से आते हैं, 1 हमारा है। तो आप देख रहे हैं मतलब ये एक जो वाइडर लेवल पे इम्पैक्ट होता जा रहा है। और ये अगर हम अभी भी ये समझते हैं कि ये सिर्फ एक पार्टी का एजेंडा है, तो पॉसिबली हम अपने चैलेंजेस को सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अब हिंदुस्तान की पॉलिटी में कोई भी ऑपोजिशन पार्टी ऐसी है कि जो हमारे साथ खड़ी है 370 को लेके? नहीं है। वो उनका और बीजेपी का मौकुफ तो एक ही है, चाहे वो कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो या इवन हमारी ममता बनर्जी हो। तो वो तो वहां पे कोई पार्टिजन अप्रोच नहीं है। कश्मीर तो एक नेशनल सिक्योरिटी इशू है। तो जो बाकी इंस्टीट्यूशंस ऑफ गवर्नेंस national level, yes, you are talking about the political parties like Mamata Banerjee's parties or some other parties. They are not with you people standing against the abrogation of Article 370 or what happened on August 5. But the fact is that the regional parties of Jammu and Kashmir are not all together to fight for the cause. And you are blaming a party that has nothing to do with the Kashmir issue or Jammu and Kashmir as a whole. How will you justify? I think no Kashmiri party. I think no Kashmiri party differs on Article 370 and Okay. and getting it back. I mean, I think no Kashmiri soul would ever want to not work for getting back what was stolen from us on August 5. I think I would agree to you on a certain level, because lack of strategy, I would think, प्लस एक गवर्नमेंट दिल्ली में ऐसी है जो आपको पता है कि ये उनका एक पॉलिटिकल एजेंडा रहा है पिछले कई सालों से, डेकेड से रहा है। तो ये एक ऐसी गवर्नमेंट है जो बिलिजरेंट है, जिनके पास एक एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है, जो पॉलिटिकली इस चीज में इतने जो जम्मू कश्मीर के मसले को, आर्टिकल 370 को उन्होंने इस डिसीजन पे बहुत सारा पॉलिटिकली इन्वेस्ट किया है। तो ये तो हमें ऐसा मतलब ये तो सीधी सी बात है कि जिस पार्टी ने इतने साल इस एक इशू पे इन्वेस्ट किया है वो रिवर्स तो नहीं करेगी। तो क्या ये एक इमीडिएट लड़ाई है जो हम, एक तो कोर्ट में चल रही है, कोर्ट्स को हम इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते हैं, वो तो अपनी पेस पे काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं पिछले 2019 में केसेस हुए थे अगस्त में, अभी 2 साल से ज्यादा हुए हैं, अभी कोई उस पे फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं हो रहा है। तो उस पे भी हमारा इन्फ्लुएंस बहुत लिमिटेड है। लिमिटेड क्या, एब्सोल्युटली जीरो है। तो क्या हम एक जो 370 का इशू है, क्या हम उसको ऑल और नथिंग में देखते हैं कि 370 एवरीथिंग विद 370 और नथिंग विदाउट 370, या उसको हम एक इंक्रीमेंटल प्रोसेस देखते हैं कि क्या अभी हम इस जो यहाँ की पॉलिटी है जम्मू कश्मीर की, क्या हम इतना प्रेशर सेंटर पे डाल पाए, क्या हम उनको इन्फ्लुएंस कर पाए कि एटलीस्ट जो सेल्फ गवर्नेंस है, हमारी लोकल गवर्नेंस है, अपनी ये गवर्नमेंट चूज करते हैं लोग, वो पहले हो जाए। क्या हम फ्यूचर एक गवर्नमेंट का वेट करते हैं जो लेट्स से लिबरल गवर्नमेंट हो, अगर हम उसका होप करें कि आगे वाले सालों में हिंदुस्तान में ऐसी कोई गवर्नमेंट आए जो हमारे इश्यूज को समझती है, जो ये समझती हो कि ये जो डिसीजन लिया है अगस्त 5 को इस सरकार ने, उनके हिसाब से वो गलत हुआ है। तो क्या हम इस चीज का वेट करें? तो ये तो एक लंबी लड़ाई है। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलूंगा कि ये 370 की लड़ाई एक साइकिल की लड़ाई है कि 2 साल हो या 5 साल का हो। ये तो आप देखें ना, 1975 में शेख इंदिरा अकॉर्ड्स हुए, तब कुछ चेंजेस हुई, तब कुछ अमेंडमेंट्स जो है रेटिफाई की गई। क्या अभी तक हम वो अमेंडमेंट्स को रिवर्स कर पाए? हम तो 1953 ऑटोनॉमी वाली पोजीशन बोलते हैं, लेकिन जो 75 में रेटिफाई हुई, क्या वो चीजें हम अभी तक वापस ले पाए? नहीं ले पाए ऑनेस्टली। तो इस बबल में रहना कि नहीं कि हम कुछ यहाँ से, हमारे पास एक मैजिक वॉन्ड है कि हम अपनी छड़ी छेड़ फैला देंगे और वापस आ जाएगा, मुझे नहीं लगता ये इतना आसान रोड होगा हमारे लिए अहेड। और जो माहौल बना है, जो अगर आप देखेंगे जस्ट 30 सेकेंड्स, जो हिंदुस्तान के लोग हैं, मतलब
यहाँ पे जैसे रंधावा के स्टेटमेंट्स हो, एग्जैक्टली इस तरीके के स्टेटमेंट्स उनको सूट करते हैं, वो लाइक करते हैं। तो हमें ये समझना चाहिए कि एक जो रट कनेक्शन, ये सही इकबाल ताहिर साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी जी जी, देखिए पहले जो अदनान साहब ने कहा कि यहाँ पे एक कंसेंसस नहीं बना पार्टीज के बीच में, वो बात फैक्चुअली गलत है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी एक फोरम है PAGD का, गुपकार अलायंस का, जिसमें उनकी पार्टी भी मेंबर थी, लेकिन अफसोस की बात है कुछ इलेक्टोरल इश्यूज को लेकर उनकी पार्टी ने PAGD को छोड़ दिया। तो मैं समझता हूं कि वो डिसीजन सही नहीं था। कभी कभी आपको लार्जर इंटरेस्ट अपने लोगों के देखने होते हैं, अपने स्टेट के देखने होते हैं, तो तब ये छोटे छोटे इश्यूज, इलेक्टोरल इश्यूज को इग्नोर करना ही इसी में दानाई होती है। जहां तक आपने 370 की बात की और किस तरीके से इसको इलेक्टोरली यूज किया जाता है, देखिए आपको देखना है 2014 से पहले की जो सरकारें रही हैं, खासकर कश्मीर इशू को लेकर एक कॉन्सेंसस की पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी। कोई भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे UPA का रिजीम हो, या उससे पहले भी जो भी गवर्नमेंट्स रही हैं, और खासकर जब वाजपेयी साहब की भी जब हुकूमत थी सेंटर पे, तब भी हमने ये नोट किया है कि फोकस इस पे था कि कश्मीर इशू को एक नेशनल पर्सपेक्टिव से देखा जाए और एक कंसेंसस बिल्ड किया जाए कि किस तरीके से इस इशू को रिजॉल्व किया जाए। और आपको याद ही होगा वाजपेयी साहब ने कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत की बात की थी, और उससे एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज कश्मीर के लोगों में चला गया था उस टाइम। लेकिन उसके बाद जब ये नई गवर्नमेंट आई है, जो एक मेजॉरिटेरियन गवर्नमेंट है, और जिन्होंने अपनी जो इलेक्टोरल स्ट्रेंथ है और पार्लियामेंट्री स्ट्रेंथ है उसको यूज करते हुए, बल्कि मैं उसको कहूंगा एब्यूज करते हुए, इलीगली और अनकॉन्स्टिट्यूशनली 370 को और 35A को एब्रोगेट किया। ये खाली सिर्फ पॉलिटिकल पर्पसेस से किया गया है, क्योंकि बदस्तूर हमने देखा है कि कश्मीर इशू को रादर एक ह्यूमैनिटेरियन इशू या एक कॉन्फ्लिक्ट के नजरिए से देखने के बिल्कुल मुतरादिफ उसको खाली एक इलेक्टोरल इशू के हवाले से देखा जा रहा है। जब भी मुल्क में इलेक्शंस होते हैं तो कश्मीर इशू को सामने लाया जाता है और उस पे वोट बटोरे जाते हैं। मैं समझता हूं ये बिल्कुल गलत है। कोई भी जो नेशनलिस्ट हो, जो अपने मुल्क को का पैट्रियाटिक हो, वो ये हमेशा देखना चाहिए उसको कि किस तरीके से जो हमारे मुल्क में चाहे वो कोई भी खत्ता हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे कोई और रीजन हो, जहां पे लोग मुसीबत में फंसे हुए हैं और पिछले 30 सालों की डेकेड के कॉन्फ्लिक्ट में हर कोई शख्स, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो पंडित है, चाहे वो किसी भी तबके से बिलोंग करता है, उसने सफर किया है। कोई भी हुकूमत हो, उसको इलेक्टोरल इश्यूज को साइडलाइन करते हुए ऐसे इशू को नेशनल पर्सपेक्टिव से देखना है और नेशनल इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से देखना है। जहां तक हमारी पार्टी का ताल्लुक है, हम समझते हैं कश्मीर इशू एक पॉलिटिकल इशू है और इसको पॉलिटिकली ही रिजॉल्व करना चाहिए, और रिजॉल्व ये तब होगा जब आप सभी स्टेक होल्डर्स से बात करेंगे, चाहे वो इंटरनल है, चाहे वो एक्सटर्नल है, एक डायलॉग और रिकंसिलिएशन की बात होगी, तब जाके इशू रिजॉल्व होगा। आपने देखा है पिछले 5-8 सालों से यहाँ पे एक मस्कुलरिज्म की पॉलिसी फॉलो की गई, लेकिन उसके बावजूद भी जो कश्मीर इशू है, जो यहाँ का कॉन्फ्लिक्ट है, वो खत्म नहीं हुआ है और मिलिटेंसी वैसी की वैसी हुई है। बल्कि सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से भी अगर आप देखें, ये सूरत हाल बद से बदतर हो गई है। जी, अभी मंजूर साहब हमें फिर से ज्वाइन करें, इनका कनेक्शन लॉस्ट हो गया। तो मंजूर साहब, अभी तक हमारी जो बात चल रही थी, हम पिछले भी कई सारे बयान जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की तरफ से आए, अगर आपको याद होगा कि 5 अगस्त का जब डिसीजन आया था, उसके बाद ही कुछ दिन अगर हम विक्रम सैनी का बयान देखें या उसके बाद मनोहर लाल खट्टर जी का बयान देखें, ऐसे बयान थे जो
काबिल कबूल नहीं है, जिनकी जितनी भी मजम्मत की जाए उतनी कम है। हर बार अगर हम देखें, मैक्सिमम टाइम्स जो है भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स की तरफ से ही ऐसे बयान आते हैं जो कश्मीरियों के खिलाफ होते हैं, चाहे जो बाई वर्ड कश्मीर आई मीन जम्मू एंड कश्मीर के लोगों के खिलाफ होते हैं। क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को बाकी स्टेट्स में इलेक्शन में फायदा होता है क्या? इसीलिए ऐसे देखिए बयान शाकिर साहब, मैंने पहले ही आपको कहा, अभी ऐसा इल्जाम लगाया कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग इसीलिए ऐसे बयान दे रहे हैं ताकि इनको बाकी स्टेट्स में इलेक्शन में फायदा हो। नहीं, ऐसा नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी का अपना अपना वो नजरिया होता है ऐसा हर एक स्टेट को लेकर, लेकिन जहां तक किसी भी लीडर का कोई भी बयान हो वो इंडिविजुअल होता है, तो वो पार्टी की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट ना ही वो मुसलमान के खिलाफ दे सकते हैं, ना ही सिख के खिलाफ, ना ही ईसाई के खिलाफ। पार्टी का एक कॉन्स्टिट्यूशन होता है कि सबको मिला के चलाना, और जो हमारा इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी हम सबको मिलके ही पूरे मुल्क को चलाना है। तो इंडिविजुअल स्टेटमेंट आप उसको मैच मत कीजिए। और जहां तक भारतीय जनता पार्टी है, आप देखिए जो पिछले जब से मोदी साहब ने सरकार संभाली है, जम्मू कश्मीर को लेकर जो पॉलिसीज पास्ट में 70 साल से कांग्रेस की रही, उसमें कितना आज बदलाव है। आप इन्हीं 2 सालों में, चलो मेरे भाई ताहिर सईद साहब ने एक सबसे पहले एक प्रोफेशनलिज्म होता है, और हमें डिबेट, जब हम डिबेट्स करते हैं ओपन, एक प्रोफेशनलिज्म होता है, चाहे वो पॉलिटिशियन हो, चाहे वो यहाँ हमारे एडवोकेट साहिबान भी बैठे, अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इस डिबेट को देख रहे होते हैं। और जब हम गाली गलौज करते हैं और इस तरीके की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं लिटरेसी की, तो एक इफेक्ट पड़ता है पूरे सोसाइटी में। बच्चे भी अगर देखेंगे इस तरीके की मैंने मंजूर साहब इस तरह की कोई, मैंने अगर आपने मेरा स्टेटमेंट सुना होगा। ताहिर साहब, वो कांग्रेस के कोई लीडर थे इधर, मैं समझता हूँ कि उन्होंने किया, लेकिन आपने मेरा नाम नहीं किया, मैंने कहा कि मैंने कोई बयान नहीं दिया, कोई बात नहीं लगा। जो वो बीजेपी को इल्जाम लगा रहे थे, मुझे वो लग रहा था कि वो खुद किसी that had nothing to do with this channel or any of other नहीं, मैं यहाँ इस चैनल के हिसाब से मैंने वो थोड़ी कार्रवाई की, उनके खिलाफ मैं एफआईआर काटूंगा, क्योंकि उन्होंने एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ और ओपनली, जिसको घर बैठे भी हमारे बच्चे भी इस डिबेट को देख रहे होंगे और उनपे क्या असर पड़ेगा, उसके खिलाफ मैं एफआईआर करूंगा। मैं ताहिर सईद साहब आपकी बात नहीं कर रहा था, लेकिन ताहिर सईद साहब जिस तरीके से बता रहे हैं बीजेपी को लेकर, लेकिन आप इन्हीं 2 सालों में, क्योंकि कोविड आपको पता है पूरी दुनिया में एक वबा फैला था, सबसे ज्यादा जो कंट्रीज थी वो इसी वबा को अपने लोगों में बचाने लगी थी कि ये वबा हमारे मुल्क में ना फैले, और वहां पर हमें 2 साल जाया हुए। वरना इन 2 सालों में जो हमारे वजीर आजम साहब ने लाल किले से ऐलान किया था कि जो ताकत है, जो जमहूरियत है, वो हम आम हाथों में आनी है। और जिस तरीके से आपने देखा यहाँ पर सरपंच पंच इलेक्शन हो गए, उसके बाद बीडीसी इलेक्शन हो गई, जो 3 टायर सिस्टम होता है, आज डीडीसी भी यहाँ पर बने हैं। उसमें कोई बीजेपी का कोई खानदानी कोई लीडर नहीं था आज जो डीडीसी बना है, आज आम कश्मीरी और उसी गांव का रहने वाला है जो गरीब घर से है, और आज वो अपने गांव की, अपने ब्लॉक की डेवलपमेंट कर रहा है। कहीं ना कहीं पॉलिसी चेंज हो गई है। आप देखिए रोज हमारे पास हड़ताल के कॉल्स होते थे, कभी किसी की कॉल होती थी, कहीं पर आप देखिए किस तरीके से जो मारदार होती थी, यहाँ पर पथराव होता था। आज आसमान जमीन का फर्क है। अब जहां तक डेवलपमेंट का शुरू होने वाला है, डेवलपमेंट शुरू हो चुकी है, लेकिन वक्त अब मोदी साहब के पास, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब के पास कोई जादू की छड़ी है नहीं कि वो घुमाएंगे तो हमारे ताहिर सईद साहब वो डेवलपमेंट देखेंगे। डेवलपमेंट थोड़ा वक्त लगता है। चले, अगर आपका ही माने, हम कांग्रेस ने यहाँ पर 70 साल चलाया, उनके साथ साथ यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो रीजनल पार्टी यहाँ की रही, क्या 70 साल में उन्होंने कश्मीरियों को दिया? क्या आपने ये क्वेश्चन किया कभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के? ताहिर सईद साहब से आप पूछे, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी लोगों को दिया सिवाय यहाँ मौत और बर्बादी के? तो भाजपा जिस तरीके से कोशिश कर रही है, जो पॉलिसी जम्मू कश्मीर को लेकर आज आई है, वो सबसे ज्यादा उसमें यूथ को इन्वॉल्व किया गया है। आप एम्प्लॉयमेंट की बात की है, 70,000 के करीब नौकरियां जो देनी है, जिसमें से 25,000 नौकरियां फिल हो चुकी है। धीरे धीरे और भी नौकरियां आएंगी। मुझे लगता है एक नया माहौल जो जम्मू कश्मीर का है वो जमीन पे दिखेगा। लेकिन जब आप मंजूर साहब, जब आप आपका कनेक्शन जब ब्रेक हो गया था, उस वक्त भी कई सारे इल्जामात लग रहे थे भारतीय जनता पार्टी पे कि जो डेवलपमेंट का नारा दिया गया वो डेवलपमेंट देखने को नहीं मिली, या जो बाकी कई सारे वादे किए गए थे उन वादों को अभी हम ग्राउंड पे देख, वो वादे जो है अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही है, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे हैं। जो कमिटमेंट्स की गई थी या जो बयानबाजी की गई थी, जॉब्स आएंगे, डेवलपमेंट आएगी,
या हालात यहाँ शाकिर सही साहब, आपको मैंने अभी भी बताया, फिर हम बता रहा हूँ, इसको यहाँ समझ सारे के बैठे हैं, हम पिछले 2 साल से कोविड की मार जूझ रहे हैं। आज भी अगर आप देखेंगे, हमारे डीसी श्रीनगर सड़कों पे ही थे और लोगों को मास्क पहनवा रहे थे और कोविड टेस्ट कर रहे थे। जहां पर डीसी साहब का काम था कि डिस्ट्रिक्ट की डेवलपमेंट करे, लेकिन वो भी अभी लोगों की जिंदगी बचाने में लगे। 2 साल हमारे उसमें जाया हो गए, लेकिन मैं यकीन दहानी आपके इस चैनल से देना चाहूंगा कि डेवलपमेंट हो रही है। नौकरियां जो आप बात कर रहे हैं, 25,000 नौकरियां आपने रिसेंटली देखा होगा, जिसका एग्जाम भी दिया, 4th क्लास जो पोस्ट निकले थे, उसमें से 25,000 के करीब जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ था वो एम्प्लॉय हो गया। तो मुझे लगता है धीरे धीरे वक्त की जरूरत है, डेवलपमेंट देखेंगे। हाँ, सही सही कह रहे ताहिर सईद साहब, लेकिन माहौल जो कश्मीर का, रोज यहाँ पर स्ट्राइक कॉल्स, पथराव की घटनाएं, रोज इनकाउंटर्स, उसमें काफी हद तक आज फर्क आया है। मैं समझता हूँ इंसानी जान जाया से जो कीमत, मतलब सबसे ज्यादा जान की कीमत है, उससे ज्यादा किसी और चीज की कीमत नहीं है। लेकिन आज हम इस माहौल को ठीक करने में कामयाब हुए हैं। डेवलपमेंट भी आप देखेंगे, आप नेशनल हाईवे की बात कीजिए, 77 यूनियन मिनिस्टर्स यहाँ पर आए, हिस्टोरिकल है। शाकिर साहब, अदनान साहब भी सुनेंगे, सईद इकबाल और ताहिर साहब भी सुनेंगे। 77 के करीब यूनियन मिनिस्टर्स यहाँ पर आए, जिसमें आपने देखा हमारे जो सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने 2 एयरपोर्ट्स का यहाँ अनाउंसमेंट किया। हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर साहब आए, उन्होंने लगभग 2000 करोड़ के करीब उन्होंने स्पोर्ट्स को पैकेज दिया। ऐसा नहीं है, आज मुझे बताइए कब गवर्नमेंट में 70 सालों में आपने यूनियन मिनिस्टर, जहां पर यहाँ के जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर गांव में नहीं पहुंच पाते थे, लेकिन आज यूनियन मिनिस्टर हर गांव में गए। आपने देखा जहां फार फ्लंग एरियाज है, जहां पर मिलिटेंसी इफेक्टेड एरिया, वहां पर यूनियन मिनिस्टर पहुंचे। कहीं ना कहीं एक पहल हो रही है और धीरे धीरे इसका आप रिजल्ट देखेंगे। ताहिर इकबाल जी, मंजूर साहब ने बात की कि देखिए डेवलपमेंट हो न सकी क्योंकि कोविड यहाँ पे था, तो इसलिए वो डेवलपमेंट के काम नहीं कर सके। मंजूर साहब, मैं डेवलपमेंट की बात नहीं करना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं जो हमारे बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो हमारे पॉलिटिकल राइट्स हैं, आप उन पे पहले नजर डालिए। डेवलपमेंट साइड पे रखिए, डेवलपमेंट तो हमने देखी ही नहीं है, तो हम उसकी बात करेंगे ही नहीं। आप ये देखिए, क्या हमारे पास खुल के बोलने की आजादी है? क्या हमारे पास खुल के घूमने की आजादी है? जो हमारे पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं उनको डिटेन किया गया, अभी भी लोग डिटेंशन में हैं। आप जर्नलिस्ट की बात कीजिए, मेरी बात प्लीज लेट मी कंप्लीट फर्स्ट, राइट। जर्नलिस्ट की बात कीजिए, उनको बात करने की आजादी नहीं है। कोई भी तबका हो, एम्प्लॉइज देखिए उनको कैसे डिसमिस किया जा रहा है। 311 जो इमरजेंसी सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको यूज किया जा रहा है और एम्प्लॉइज को टर्मिनेट किया जा रहा है खाली एक शक के बिना पे कि वो किसी न किसी तरीके से मिलिटेंसी के साथ इन्वॉल्व है। देखिए, आप किसी के बच्चे को पकड़ लिया जाता है, स्कूटर्स बंद किए जाते हैं, पॉलिटिकल फ्रीडम नहीं है, तो डेवलपमेंट आप साइड पे रखिए। आप पहले बुनियादी इंसानी हुकूक की बात कीजिए, और ये वो हुकूक हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइन है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स हैं, जो यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स हैं, जो सबके लिए अप्लाई होते हैं। तो वो यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे कहीं पे अवेलेबल नहीं है, तो हमें डेवलपमेंट की बात करने का कोई फायदा ही नहीं है। मैं सर समझ गया आपका, आप क्या कहना चाहते हैं। मुझे बताइए, जुमे हमें भारतीय जनता पार्टी को अभी 8 दिन हो गए, हमें हमारे 7 साल सरकार के पूरे हो गए, 7 साल। कांग्रेस ने 70 साल चलाया, यहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 35 ईयर्स यहां पर उन्होंने रूल किया। क्या ये सवाल आपने उनसे पूछा कभी कि आप जो इंसानी हुकूक की पामाली जो करते हैं, क्या आपने कभी फारूक अब्दुल्ला साहब से जवाब लिया? आप मुझे बताइए, क्या तब मारदार नहीं होती थी? तब लड़कों को पकड़ा कुकपरे, जब कुकपरे राज यहां पर चला, कितनी मारदार जम्मू खास करके हमारे कश्मीर में हुई। क्या आपको याद है जब जमातियों की दाढ़ी काटी गई, उनके घर जलाए गए, तब आपने फारूक अब्दुल्ला साहब से ये सवाल पूछा? कहीं ना कहीं आज हमने जो कोशिश की है, देखिए मैं आपको यकीन दहानी इसकी दिलाना चाहूंगा, अभी हमारी सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है। हमारी सरकार 3 ही साल यहाँ पर चली, जो हमने कोalition की थी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ। हमारे ताहिर सईद साहब यहाँ बैठे, आप इनको कहिए तब जो मुफ्ती से मरहूम, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस अदा करे, मैं उन जैसा लीडर मुझे नहीं लगता अब जम्मू कश्मीर में पैदा हो सकता है। मैं उनकी बहुत रेस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि उन्होंने जो 2004 में जो काम किया वो आज तक मुझे नहीं लगता है जम्मू कश्मीर के किसी लीडर ने
जो एक मुसीबत से उबारा जो कश्मीरियों को, आज तक मुझे नहीं लगता वो लीडर फिर पैदा हो सकता है। लेकिन एक पहल हुई थी, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब प्राइम मिनिस्टर थे या मुफ्ती साहब चीफ मिनिस्टर थे, हमने एक पहल की थी, और लेकिन उस पहल को आपने देखा कि फिर आगे किस तरीके के हालात कश्मीर में बने जो हम पूरा नहीं कर पाए। लेकिन अभी हम इनडायरेक्टली, हमारी सेंटर में सरकार है लेकिन यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर, यहाँ पर गवर्नर रूल चल रहा है। सिक्योरिटी को लेकर अपने कुछ, आपने जिस तरीके से देखिए, मुझे बताइए सिलेक्टिव किलिंग्स है, जो बिंद्रू साहब को यहाँ मारा गया, क्या आप उससे खुश है? आप मुझे बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं खुश हो सकते। जो हमने उनको मारे, उनको सजा मिलनी नहीं चाहिए सर? बिल्कुल मारनी चाहिए, बिल्कुल। मैं एक मिनट, वो अभी कर रही है, आप क्यों कह रहे हैं कि ऐसे ही किसी को उठा के अंडर डिटेंशन उनको पकड़ रहे हैं? लेकिन क्या आप देखते हैं कि कितने लोगों के खिलाफ जो रिसेंटली जो इन्वॉल्व थे इन जो सिलेक्टिव किलिंग्स हुई, हमारी प्रिंसिपल जो हमारी सिख मजहब से थी, उनकी जिन्होंने किलिंग की, पुलिस अपना काम कर रही है सर, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज इंटरफेयर नहीं कर सकती, ना ताहिर सईद साहब कर सकते, ना मैं कर सकता हूं। हाँ, हम ये कह सकते हैं, हम सहयोग दे सकते हैं। क्यों? हम चाहते हैं कि हमारे कश्मीर में पीस हो सर। ये जो आप सवाल आज मुझसे पूछ रहे हैं, बदकिस्मती से आपको पूछने चाहिए थे नेशनल कॉन्फ्रेंस फारूक अब्दुल्ला साहब से, उमर अब्दुल्ला साहब से। देखिए, ये जो आपने बिंद्रू साहब की बात की, हमने उसकी पुरजोर अल्फाज में मजम्मत की, और कोई भी धर्म, कोई भी मजहब ऐसी किलिंग्स को अलाउ नहीं कर सकता। कश्मीर, जम्मू कश्मीर सेकुलरिज्म का गहवारा है, और कश्मीरियों के खून में सेकुलरिज्म है। जहां तक बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं जो सिक्योरिटीज, जो आपने सिक्योरिटीज की बात की, आप पुलिस सिक्योरिटीज को पकड़ रही है, लेकिन जो जिन्होंने किलिंग की ना, उसमें सिक्योरिटी इन्वॉल्व थे, उसमें नौजवानों को इस्तेमाल किया गया था उनकी किलिंग। नहीं, एक बात आप मेरी, आप इंटरफेयर नहीं कर सकते सर। जी, मेरी एक बात सुनिए। देखिए, अभी आपकी गवर्नमेंट है, आप रूल कर रहे हैं, इसलिए आपकी जवाबदेही बनेगी। कोई भी किलिंग हो, इनोसेंट किलिंग हो, उसमें आपकी जवाबदेही बनेगी। आपको जवाब देना है कि क्यों इनोसेंट्स की किलिंग्स हो रही है। आप फेल हुए हैं सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में। कहा कि अब हम टेररिज्म को यहाँ पनपने नहीं देंगे, अब कोई बेगुनाह जान नहीं जाएगी, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुसलमान है, सिख है। यहाँ आपसी भाईचारा जो आपने कहा कि जो कल्चरल हमारे कश्मीर में जो मेहमान नवाज और भाईचारा है वो कायम रहेगा, उसकी गारंटी हमारे होम मिनिस्टर आदरणीय अमित शाह जी यहाँ से गए हैं, उसकी हम आपको यकीन दहानी देते हैं, उसमें हम आपको कोई कोताही नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। Yes, we are running short of time. Before concluding this, I would like to take the last comment from Tahir Saeed Saab regarding the overall situation of Jammu and Kashmir, जैसे सिविलियन किलिंग्स के बाद जो सूरत हाल बनी, उसके रिगार्डिंग में आपसे 2 मिनट में लास्ट कमेंट लेना चाहूंगा। उसके बाद में सईद ताहिर इकबाल से भी लास्ट कमेंट लूंगा, और मंजूर साहब से और अदनान अशरफ साहब से भी। देखिए, अभी मंजूर साहब बात कर रहे थे, इन्होंने पहली बात इन्होंने यही कही कि हमने यहाँ पंचायत इलेक्शन करवाए। मैं मंजूर साहब को पहले बताना चाहूंगा कि पंचायत इलेक्शन इससे पहले भी यहाँ जम्मू कश्मीर में हुए हैं। और फिर इन्होंने जो 3 टायर सिस्टम की बात की, इन्होंने बीडीसी को बनाया, बीडीसी को बना के इन्होंने सरपंच को पहले डिसएम्पावर किया, फिर बीडीसी बना दिया, फिर बीडीसी को जो है उसको फिर बीडीसी बना के उन्होंने, फिर जब उन्होंने डीडीसी बना दिया तो बीडीसी को डिसएम्पावर किया। अब जब एमएलए कल बनेंगे तो ये डीडीसी जो है वो डिसएम्पावर हो जाएगा। इन्होंने किसी भी तरीके से जो है ये जो कह रहे हैं डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं है, बल्कि पावर जो इन्होंने असल में सेंट्रलाइज करके ब्यूरोक्रेसी के पास रखा हुआ है। किसी भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के पास कोई भी पावर नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कही कि ये जो हिस्टोरिक था यहाँ पे अब आप कह रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को पावर दिया है। मैंने खामोशी से सुना। अब बीजेपी थोड़ी ना यहाँ पर सरकार चला रही है। मंजूर साहब बात कर रहे थे, मैंने खामोशी से सुना। आप मेरी बात सुन लीजिए, एक स्टेटमेंट रखिए सर। आज तो आप कह रहे हैं आपने बात की, मैं वही स्टेटमेंट रख रहा हूं। मैं वही कह रहा हूं कि किस तरह से आप लोगों को डिसएम्पावर कर रहे हैं। मैं वही बात कह रहा हूं। दूसरी बात जो आपने कही कि यूनियन मिनिस्टर आ गए, वो हिस्टोरिक था। मैं कहता हूं कि यहाँ पे यूनियन मिनिस्टर्स इतने तादाद में आ गए, वो एक ब्लॉट था, एक दब्बा था जमहूरियत पर, कि आपने यहाँ के लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को डिसएम्पावर करके आपने बाहर से लोगों को लाया, और वो यहाँ पर देख रहे थे कि क्या काम हो रहा है। नंबर 1। नंबर 2, वो स्टेट के खर्चे पे आ गए। स्टेट का करोड़ों रुपए का खर्चा हो गया यहाँ पे, उनकी सिक्योरिटी पे, उनके रहन सहन पर, और 1 रुपए का नया प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। शाकिर साहब, मैं आपको बता दूं, जितने भी प्रोजेक्ट्स आपने इन्होंने इनॉग्रेट किए, वो ऑलरेडी इनॉग्रेट हो चुके थे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहूंगा। आप भी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के, मैं भी डिस्ट्रिक्ट कुपवारा का हूं। खुमरियाल एक इलाका है, एक ब्रिज है खुमरियाल का, वो ऑलरेडी चीफ मिनिस्टर जब महबूबा जी थी, उन्होंने इनॉग्रेट किया था।
फिर जब परसों पिछली बार जब यहाँ यूनियन मिनिस्टर आ गए, उनके पास इनॉग्रेशन करने को क्योंकि नया कोई प्रोजेक्ट शुरू किया नहीं था, उसी ब्रिज को दोबारा इनॉग्रेशन करने के लिए उस मिनिस्टर साहब को वहां लिया गया। इसी तरह से पिछली बार भी यहाँ पर आ गए, डोडा में कुछ इनॉग्रेशन हुई, इसी तरह से रियासी में कुछ इनॉग्रेशन हुई, या श्रीनगर शहर में या बाकी डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी इनॉग्रेशन होगी। दूसरी बात, अगर उन्होंने पब्लिक की ग्रीवेंस सुनी, मुझे बताइए ग्रीवेंस को रिड्रेस करने का रेशियो क्या है, उनका कितना रेट है, कितने हिसाब से कितने जो लोगों के जो ग्रीवेंसेस है वो हल हुई। ग्रीवेंसेस सुनने के लिए यहाँ पे हमारे अपने लोग होने चाहिए, तो जो जम्मू कश्मीर के लोग हूं, जो यहाँ की सूरत हाल को समझते हूं, जो यहाँ के मसाइल को समझते हूं, आप यहाँ के मसाइल को सुनने के लिए उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र से बंदे को ला रहे हैं। उस महाराष्ट्र के उस बंदे को, उस मिनिस्टर को क्या पता है कि कुपवारा क्या है, बड़गाम क्या है, बड़गाम का गांव क्या है, बड़गाम गांव क्या मसाइल है। डेवलपमेंटल वर्कर्स जो सेंटर से फंड्स तो आते इस हैं वो तरह से देखने के मैं लिए आए तो थे। इस तरह से मंजूर जहां साहब पर मैं आपको आपकी बता रहा हूँ, लेफ्टिनेंट गवर्नर ग्रेवेंस ये जो सेल है, पीआर अगर एक्सरसाइज आपकी थी, कोई भी जाकिर ग्रेवेंस साहब, है ये आप जो अपने पीआर ऑफिस में कर सकते हैं। आप मंजूर साहब खामोश रहिए, मैंने आपको गौर से सुना, आप सुनिए। ये पीआर एक्सरसाइज जो थी, ये एक पीआर एक्सरसाइज थी, ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि जम्मू कश्मीर में हमने जी कोई नया दौर शुरू किया है, कोई नया दौर शुरू नहीं हुआ है। अगर किसी में हम सबसे आगे हैं, जो मैंने पहले कहा, तो हम यूएपीए में सबसे आगे हैं। जेलों में हमारे बच्चे बंद हैं, हमारी स्कूटियां बंद है, हमारी बाइक्स बंद है, हमारी गाड़ियां बंद है। इन्फ्लेशन जो है वो जो इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी इस वक्त सबसे ज्यादा है पूरी कंट्री में। तो हम इन्हीं चीजों में आगे हैं। 2016 यहाँ पे जो शायद रोजगार आप है, भूल वो भी गए जो हैं। स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो बंद हो रही है, 2016 जब स्मॉल आप मिनिस्टर महबूबा इंडस्ट्रीज मुफ्ती है वो साहिबा बंद की हो वो रही है। शायद आप तो भूल ये गए। चीजें ये इनकी देन है। बुरहान वानी का वक्त आप भूल गए हैं, तब सरकार में आपकी जो प्रेसिडेंट है महबूबा मुफ्ती साहिबा थी, जो तब लोगों पे बीता था, तब वो तो आप भूल गए ना। मंजू साहब प्लीज उसको भी थोड़ा बताइए ना। लेट्स से इकबाल कंक्लूड। कॉफी और दूध अभी कश्मीरी नहीं बोले हैं, वो लफ्ज आज भी कश्मीरी में है। हम आपको सच बात बोलते हैं तो आपको जवाब चिंता आपको क्यों है? मिल गया है, वो दूध और कॉफी का जवाब आपको मिला है। आज आपकी पार्टी कहीं वजूद में ही नहीं है। लेट्स से इकबाल ताहिर स्पीक प्लीज। जी, वो हमने डीडीसी इलेक्शन में देखा, आप कहां से और हम कहां हैं। देखिए 2019 अगस्त 5 के बाद गवर्नमेंट का एक नैरेटिव या एक एफर्ट रहा है गवर्नमेंट का एक नैरेटिव बिल्ड करने का कि यहाँ के लोग जो 370 और 35A की एब्रोगेशन के बाद बहुत खुश हैं, यहाँ डेवलपमेंट होगी, खुशहाली होगी, अच्छे दिन आएंगे, रोजगार मिलेगा। वो नैरेटिव बिल्ड करने के लिए ये जो, चाहे आप वो बैक टू विलेज प्रोग्राम की बात करें, चाहे आप डीडीसी इलेक्शंस की बात करें, या चाहे आप जो मिनिस्टर्स के विजिट हो रहे हैं, खाली इसका एक मकसद था, यहाँ पे एक नॉर्मलसी का नैरेटिव बिल्ड करने की एक कोशिश हो रही थी बीजेपी की तरफ। सच यह है, यहाँ पे कोई नॉर्मलसी नहीं है। चाहे वो जम्मू के लोग हैं, चाहे वो कश्मीर के लोग हैं, चाहे वो पीर पंजाल के लोग हैं, चाहे वो चिनाब वैली के लोग हैं, चाहे वो लद्दाख के लोग हैं, सबके सब 370 और 35A के हटने से नाराज हैं और खफा हैं। उसके बाद जिस तरीके से हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, सिविल लिबर्टीज को छीना गया और छीना जा रहा है, उससे लोगों के बीच में जो एलिनेशन है वो दिन ब दिन बहुत बढ़ रहा है। जितनी जल्दी ये सरकार इस चीज को समझ जाए उतना अच्छा है, उतना कश्मीरियों के लिए अच्छा है, उतना जम्मू के लोगों के लिए अच्छा है, और उतना इस देश के लिए अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यस मंजूर भट्ट साहब, 1 मिनट में आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिए, जो कश्मीर की पूरी सिचुएशन अभी बनी है उस हवाले से आप कंक्लूडिंग रिमार्क्स अपना दे दीजिए। उसके बाद अदनान अशरफ से एक मिनट दूंगा, उसमें अपनी बात रखेंगे। यस वेट आप यस प्लीज। उससे आज बेहतर है, लेकिन जहां तक जिस तरीके से बताया जा रहा है कि आर्टिकल 370 के बाद जो राइट्स छीने गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये अगर कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके का 370 अगर जम्मू कश्मीर के लिए इतना इंपॉर्टेंट होता तो मुझे लगता है जम्मू कश्मीर कहां से कहां पहुंच गया होता है। लेकिन बदकिस्मती वो सबसे बड़ा बैरिकेड था जम्मू कश्मीर के लिए, और जो हट चुका है, और आने वाले 2-3 सालों में ही लोग वो देखेंगे उससे कितना नुकसान था और उसका कितना फायदा है। और मैंने जिस तरीके से शाकिर साहब कहा, भारतीय जनता पार्टी और हमारे वजीर आजम साहब ने ये ठान ली है कि जम्मू कश्मीर को वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 टूरिज्म जो डेस्टिनेशन है वो बनानी है, और उस पे काम हो रहा है। हर कोई मिनिस्टर यहाँ, जिस तरीके से ताहिर सईद साहब ने कहा कि वो एक दब्बा था, मुझे लगता है हो सकता है, लेकिन आम कश्मीरी जिसका दर्द सुनने के लिए
इनके मिनिस्टर नहीं जाते थे। आज यूपी से जो मिनिस्टर है, चाहे महाराष्ट्र से मिनिस्टर है, जो मोदी साहब की कैबिनेट में लोग बैठे हैं, वो यहाँ से दर्द सुन के मोदी साहब तक सुनाते हैं और मोदी साहब उनका अजाला करते हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी बात है। वो किसी की नहीं सुनते अपने बगैर, वो अपने बगैर किसी की नहीं सुनते, वो सिर्फ अपने मन की बात सुनते हैं। Thank you, Tahir sahab. Thank you. We are running short of time. We have to conclude now. अदनान अशरफ साहब 1 मिनट में आप अपना कंक्लूडिंग रिमार्क्स दे दीजिए और उसके बाद हम ये डिबेट क्लोज करते हैं। देखो, ये जो अभी माहौल बना हुआ है ना जम्मू कश्मीर में, इसमें एक ही विनर्स है, वो है ब्यूरोक्रेसी। वो जो अफसर बाहर से लाए गए हैं, वो न उनकी कहीं अकाउंटेबिलिटी है, न वो उनको कोई यहाँ पे स्टेक्स हैं। कल को उन्होंने 2 साल अपनी पोस्टिंग करके वापस जाना है अपने स्टेट में, न उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वो जो डिसीजंस आज ले, उनके इम्प्लीकेशन हमारे बच्चों ने झेलने हैं, हमारे आने वाले पीढ़ी में झेलने हैं। जो पॉलिटिकल एक नैरेटिव चलता आ रहा है नॉर्मलसी का या चेंज का, नया कश्मीर का, वो आप देखें, मतलब इस पे अब तो कोई बहस करने की जरूरत नहीं है कि ये नैरेटिव तो इट फॉल्स ऑन इट्स फेस, वेदर दैट इज सिक्योरिटी नैरेटिव जो हमने ये लास्ट कुछ महीनों से जो हम एक स्पाइक देख रहे हैं वायलेंस में, चाहे वो एलिनेशन के हिसाब से हो, आपसे लोग आपके लोगों की कहीं पे सुनवाई नहीं हो रही है। कहीं पे आपने गांदरबल में देखा, किसी ने कहा कि हम कश्मीरी ऑफिसर से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, तो उस पे एफआईआर लगता है। एक आपकी ब्यूरोक्रेसी जो आपकी पॉलिसी मेकिंग रिजीम है अभी, उनको तो आपके कल्चर का कोई पता नहीं है, आपकी हिस्ट्री में वो इंटरेस्टेड नहीं है, आपके फ्यूचर में उनका कोई स्टेक नहीं है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर पाएंगे ऐसी एक डिस्पेंसेशन से? तो जो माहौल अभी बना हुआ है, तो एज पॉलिटिकल पार्टीज मुझे लगता है कि सबसे कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि ये जो कंट्रोल है ना हमारी लोकल गवर्नेंस है, जल्द से जल्द हमारे हाथों में वापस आ जाए, क्योंकि जितनी ज्यादा देर ये इनके हाथ में रहेगी तो कश्मीर के इंटरेस्ट के हक में नहीं होगी। इस बात में हमें कोई बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर सईद इकबाल ताहिर, मंजूर भट्ट, अदनान अशरफ हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। थैंक यू।